चलिए चालू करते हैं मेजर 8 का डिस्कशन। आज का जो सिलेबस है वो मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड ईएमआई। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द इंपीडेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज ऑफ सोर्स वोल्टेज बिटवीन ए एंड बी विल बी। हाई वोल्टेज की बात कर रहा है। ठीक है, तो जहां पर हमारे पास ये चीज मिल रही है कि हमारा जो की पॉइंट है वो है हाई फ्रीक्वेंसीज। हाई फ्रीक्वेंसीज पे देखिए XL इक्वल टू ओमेगा एल एंड XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज अगर हाई कर देते हैं तो ये जो रिएक्टेंस है उनको, तो ये वेरी हाई हो जाएगा तो अराउंड इनफाइनाइट, ये वेरी लो हो जाएगा तो अराउंड जीरो। इनफाइनाइट मानते हुए बात करेंगे तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर जाएगा। एक इंडक्टर विल बी ओपन सर्किट एंड कैपेसिटर विल बी ए क्लोज सर्किट। ठीक है, तो कैपेसिटर हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, तो जैसे ही ओपन हुआ तो ये सार का कोई मतलब नहीं, देन दीज आर विल बी इन सीरीज, आंसर विल बी 2R। सिंपल हाई फ्रीक्वेंसीज लो फ्रीक्वेंसीज पे रिएक्टेंस जैसे काम करते हैं, आपको वो चीज अंडरस्टैंड करनी चाहिए थी। अब आगे इन एक सर्किट दे दिया आपको, नेटवर्क शो कर रखा है, करंट जो दे रखा है एट एनी इंस्टेंट वो दे रखा है 6 एम्पियर का। ठीक है, देन डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 100 एम्पियर पर सेकेंड, VA माइनस VB उसने पूछा है। सिंपल सर्किट आपको पूरा दे रखा है तो कंसेप्ट यूज कीजिए आप इसमें KVL। पहले ऑप्शंस फिल कर देते हैं। 1.5 है, ये है 0.5 वोल्ट और दिस विल बी 4 वोल्ट। ठीक है, ये टोटल ऑप्शन हो गया। केवीएल अप्लाई कर दीजिए फ्रॉम A टू B। तो अगर हम इक्वेशन लिखते हैं, देखिए करंट इस तरफ से जा रहा है तो दिस विल बी प्लस माइनस, दिस विल बी प्लस माइनस। यहां पर हमको वोल्टेज ड्रॉप लिखना है तो E शुड बी इक्वल टू L DI अपॉन DT। L गिवन है, DI अपॉन DT रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट गिवन है, तो यहां से E निकाला जा सकता है आराम से। तो इधर पे E निकाल के रख लेते हैं, दैट इज 5 × 10 टू द पावर -3 इनटू 100 एम्पियर पर सेकेंड। तो यहाँ 0.5 वोल्ट का ड्रॉप होगा। VA माइनस VB हमको प्रोवाइड करना है यहाँ से, तो लिख लीजिए KVL स्टार्टिंग फ्रॉम A। तो VA माइनस का I इंटू I इज 6, R इज 1, प्लस का 5 वोल्ट माइनस का 0.5 एंड माइनस का VB इक्वल टू 0। तो VA माइनस VB इज इक्वल टू माइनस का 6 माइनस तो 6.5 एंड प्लस दिस विल बी माइनस ऑफ 5, तो 1.5 वोल्ट। तो ये आ गया VA माइनस VB। एक बार करेक्शन कर लेते हैं कि कहीं पे कोई गलती तो नहीं। माइनस का 0.5 मिली हेनरी 100 मिली सेकेंड्स पे आए हैं। ठीक है, बात है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर नोटेशन प्लस माइनस। ओके, यहाँ पर एक साइन होगा माइनस का LDI अपॉन DT, तो ये जो वाला जो माइनस होगा दैट विल बी अ प्लस साइन। तो इधर पे हो गया है आपके पास 5.5 एंड यहाँ -6 मीन 6 माइनस 0.5 5.5 दैट विल बी 0.5 नॉट 1.5। देखिए, क्योंकि देखिए ऑप्शन में 1.5 भी गिवन दिया हुआ है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर फॉर्मूले में माइनस साइन कंसीडर नहीं किया तो 1.5 आंसर आ जाएगा, जो कि गलत आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको देखना होगा ध्यान से कि माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर विल बी 0.5 वोल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, एडी करंट का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। फेवर्ड इन द फॉलोइंग, मतलब कौन सी चीज है जो एडी करंट को फेवर कर रही है और कौन सी नहीं। तो एडी करंट का जो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं जिससे वो चीजें बना सकता है वो है इंडक्शन फर्नेस, बिल्कुल बना देगा। एंड स्पीडोमीटर, हाँ उसमें भी एडी करंट यूज होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में भी यूज होता है। तो फेवर्ड इन द फॉलोइंग, ठीक है, यूज ऑफ एडी करंट इज फेवर्ड इन द फॉलोइंग एक्सेप्ट, किसके बिना, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में एडी करंट नहीं होते हैं। एडी करंट से थ्योरेटिकल क्वेश्चन हर साल फॉर्म हो सकता है, तो उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। नाउ अगला है देन इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालना है आपको, और ये ऐसा वाला क्वेश्चन आपने रेजिस्टेंस में और कैपेसिटेंस इन दोनों में किया होगा। ठीक है, तो सिंपल नोड फॉर्मेशन के साथ भी देखते हैं आप इसको, तो आपको दिख जाएगा कि ये तीनों इंडक्टर जो हैं वो पैरेलल में कनेक्ट है। ये कॉम्बिनेशन किस में कनेक्ट है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, बिकॉज ये नोड अगर C है तो ये भी C हो जाएगा, ये D है तो ये भी D हो जाएगा। A और B के बीच में इस सीरीज को बनाएंगे तो सारे के सारे इंडक्टर क्या होंगे हमारे पास, पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास है 2 3 2, ये 2 और 2 का कॉम्बिनेशन 1 बना देगा, और 1 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन जस्ट लाइक रेजिस्टेंस चलेगा, तो 1 × 3 अपॉन 4, तो आंसर इज बी 3/4 हेनरी। जैसा रेजिस्टर्स में सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है वैसा ही इंडक्टर में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमको, इन एन एसी सब सर्किट एज शोन इन फिगर, तो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, देन उसके बाद उसका VA माइनस VB ये भी दिया हुआ है, ठीक है, I भी दिया हुआ है, एंड द करंट इज इंक्रीजिंग, की कहां पर आएगा,
the current is increasing at the rate of di/dt 8 ampere per second. The inductance of the coil. सर्किट देखिए अगेन आपको नोड ए से नोड बी तक जाना है, तो इसमें भी आप अगर केवीएल अप्लाई कर देंगे तो भी आप आंसर के पास पहुंचना चालू कर देंगे। तो स्टार्ट कीजिए, VA माइनस एल डी आई अपॉन dt माइनस IR माइनस VB इक्वल टू 0। सारी वैल्यूज को यहां पर पुट कर दीजिए। आपको VA माइनस VB दिया हुआ है, L दिया हुआ है, DI अपॉन dt दिया हुआ है, I दिया है, R दिया है। तो सारी चीजें आपको दी हैं सिर्फ एक्सेप्ट L के। सारी चीजों को पुट करके आंसर को कैलकुलेट कीजिए। इसी इक्वेशन में केवीएल का क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर विल बी सी। तो केवीएल के दूसरा क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपको इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। तो सब बच्चे एक बार रिपीट भी कर सकते हैं कि केवीएल कहता क्या है। केवीएल कह रहा है कि इन अ लूप, केवीएल क्या कह रहा है कि इन अ लूप summation of all the voltage drop from I equal to 1 to n should be equal to 0। सारी वोल्टेज ड्रॉप 0 हो जाती है, तो इंडक्टेंस वाले क्वेश्चनों में वोल्टेज ड्रॉप निकलवा देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज as shown in the figure, a magnet is fixed and a horizontal coil is dropped. The acceleration of the coil is a। a से गिर रहा है, तो then a क्या होगा, ग्रेटर देन g, लेस देन g, इक्वल टू g और 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल लेंज लॉ का क्वेश्चन है कि जब मूविंग हो रहा है तो EMI चेंज करेगा, इंड्यूस्ड EMF भी चेंज होगा, तो आपने कॉज को अपोज करेगा। तो ये नीचे आएगा ए एक्सेलरेशन से, तो यहाँ की जो फील्ड है इसके एरिया को क्रॉस करेगी, तो इसका फ्लक्स में चेंज आएगा, और ये चेंज जो होगा वो एक इंड्यूस्ड EMF को जनरेट करेगा जो कि अपोज करेगा कॉज को। अपोज कॉज को करेगा, तो ये अगर ए से नीचे आ रही है तो कोई ना कोई अपोजिशन मिलने वाला है, तो ए शुड बी लेस देन जी, ठीक है। सिंपल लॉजिकल ब्रेकिंग ऑफ क्वेश्चन किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज कॉपर रोड दे रखी है आपको, पिवटेड एट एंड ए, रोटेट्स एट अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी एट राइट एंगल्स टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी, EMF डेवलप पूछा है। तो देखिए जो स्पोक्स वाले क्वेश्चन है कि सिंगल स्पोक होगा तो कितना EMF डेवलप हो जाएगा, उसके बाद अगर n स्पोक्स होंगे तो कितना EMF होगा, तो जो EMF इंड्यूस हो रहा है वो स्पोक्स के नंबर पे डिपेंडेंट होगा ही नहीं। बस इसमें अगर आपने हाफ फॉर्मूला जो यूज होगा वो यूज होगा E, फॉर्मूला जो यूज होगा वो होगा इक्वल टू 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर। लेकिन इसका जो डेरिवेशन पार्ट है वो क्यों, सॉरी मैंने फॉर्मूला क्वेश्चन ही नहीं बदला, यस दिस। तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हमसे कि एक सिंगल L लेंथ का है, तो L लेंथ का पिवटेड हो गया, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दे दिया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B हो गया। हमको निकालना है EMF डेवलप बिटवीन द मिड पॉइंट C पॉइंट से लेकर रॉड एंड B तक, ठीक है। तो यहां से कैलकुलेशन चालू करा जा सकता है, C से B तक का करना है। तो इस रेफरेंस को मैं 0 सेट कर लेता हूं, टोटल लेंथ L है, तो C पॉइंट L/2 तक होगा और यहाँ पर L फिनिश हो जाएगा। इस तरीके से मेरे पास लिमिट्स हैं। अब आपको यूज जो करना है वो E इक्वल टू 1/2 जो फॉर्मूला रहता है B ओमेगा L स्क्वायर, जहां पर ये इंड्यूस्ड EMF नंबर ऑफ n पे इंडिपेंडेंट रहता है। अगर 2-3 और लगा देते तो भी यही काम करता है, लेकिन जो इसका डेरिवेशन पार्ट है वहां से क्यों, क्योंकि आपको क्या करना होगा कि एलिमेंट x से काम करना करेगा कि इसको x दूरी पर dx को मान लिया जाए और इस dx लेंथ के ऊपर इंड्यूस्ड EMF निकाल दो और इसको टोटल लिमिट के बीच में प्लेस कर दो, तो क्वेश्चन बनेगा। और इस पैटर्न को अच्छे से करना, क्योंकि इस पैटर्न के ऊपर बहुत सारा सवाल आ सकता है। तो आपके पास क्या है कि B फिक्स है, ओमेगा फिक्स है, नाउ x dx आपको कहां से कहां तक जाना है, L/2 से L, तो उस चीज को चालू कर दो। तो B ओमेगा ऐसे ही रखना, x²/2 कहां से कहां तक, L/2 से L। जब डेरिवेशन चलता है तो हम जाते हैं 0 से L तक, तो हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है। अब इसको वैल्यू को पुट कर दोगे तो B ओमेगा अपर लिमिट तो L²/2 माइनस लोअर लिमिट तो L², यहां से बनेगा 4 into 2 is 8। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 8 यहां पर आएगा, दैट विल बी 4 - 1 तो 3/8, ठीक है। 3/8 बचेगा वहां से, दैट विल बी ऑप्शन ए, ठीक। कंसेप्ट को अच्छे से याद रखना इस वाले को, इस पे बहुत ज्यादा रिपीटिशन है। अ वर्टिकल रॉड ऑफ लेंथ L इज मूव्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी V टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। डायरेक्शन फिक्स कर दी है उसकी, टुवर्ड्स ईस्ट मूव कर रहा है। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेट, जैसे अर्थ मैग्नेटिज्म के अंदर दो कंपोनेंट होंगे अर्थ के, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए पहले कंसेप्ट को, कि जो मेरिडियन होंगे वो कुछ इस टाइप से होंगे,
अब यहां पर अपना फाई है और यहां पर अपना टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी के साथ थीटा है, तो हमारे पास जो बी एच हॉरिजॉन्टल होगा वो होगा बी कॉस थीटा, और जो बीवी होगा वो होगा बी साइन थीटा। तो क्वेश्चन ने हमको बीवी प्रोवाइड किया हुआ है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हमें दिया हुआ है एंड एंगल ऑफ डिप इज थीटा। ठीक है, तो हमको यहां से साफ साफ दिखा है कि बीवी दिया हुआ है, तो बीवी से हम बी नॉट बी टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, बी दैट विल बी बीवी साइन ऑफ थीटा। ठीक, अब इसका इस्तेमाल क्या करना होगा, एंगल ऑफ डिप के लिए हम काम कर सकते हैं इसमें, कि एंगल ऑफ डिप का जो फॉर्मूला रहेगा उसमें काम कर लीजिए। द इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के फॉर्मूले में क्या करेगा, E इक्वल टू फॉर्मूला बीवीएल कॉस ऑफ थीटा, ये होगा, डॉट प्रोडक्ट लग जाता है, बी को रिप्लेस करा देते हैं यहां से टोटल, तो इसको क्या लिखा सकता है, बी ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन साइन ऑफ थीटा, VSE LSE कॉस ऑफ थीटा, कॉस बाय साइन इज कॉट, तो BV VL कॉट थीटा। BV को अगर B से भी रिप्रेजेंट कर दिया क्वेश्चन ने तो भी चलेगा, तो क्योंकि वही फील्ड गिवन है और तो कोई फील्ड गिवन है ही नहीं, तो इन टर्म्स ऑफ लिखना था, सो आंसर विल बी ऑप्शन ए। अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म को टोटल मॉड्यूल से और एनसीईआरटी से जरूर स्टडी करना है, एनसीईआरटी की लाइन से सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन फॉर्म किया जा सकता है, अभी रिसेंट टाइम में भी किया है। अब आया है क्वेश्चन, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस एट रूम टेम्परेचर इज माइनस, ससेप्टिबिलिटी साई एम दिया हुआ है, ठीक है, तो हमने पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक में साई देखा है, और अगर किसी भी की ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव है तो मटेरियल फिक्स हो गया, इट विल बी अ डायमैग्नेटिक मटेरियल, क्योंकि इसका जो साई एम होगा वो नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव होता है तो अब ससेप्टिबिलिटी पे व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 2 डिग्री, मैं टेम्परेचर को अगर इंक्रीज कर देता हूं तो ससेप्टिबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो यहां पर सिंपल सी बात है, क्योंकि सर मटेरियल जो है वो डायमैग्नेटिक है तो ससेप्टिबिलिटी विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये क्यों होगी, वो इंडिपेंडेंट होगी टेम्परेचर से, क्योंकि यहां पर कोई भी क्यूरी लॉ फॉलो नहीं हो रहा। अगर यही चीज पैरा होती या फेरो होती तो यहाँ पॉजिटिव देता है, तो सो ससेप्टिबिलिटी रिमेन्स कांस्टेंट, दैट विल बी आंसर सी। तो टोटल कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो गया, कंसेप्ट क्लियर है तो आंसर तुरंत दे दोगे, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, टोटल थ्योरी। ठीक है, अगेन एक अर्थ मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन आ गया, अ सर्कल, अ डिप सर्कल इज ओरिएंटेड with its plane at an angle of 30 degree with the magnetic meridian at a place, angle of dip दे दिया है, the apparent angle of dip shown by the dip circle is 45 degree, the true angle of dip, देखिए डिप सर्कल या टेंजेंट गैल्वेनोमीटर के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बहुत पहले वाले 90s अर्ली 2000 में आ रहे थे, तब भी रिपीटिशन क्वेश्चन का हो सकता है, तो आप इसको ना एज ए फॉर्मूला बेस्ड याद रखिए कि एपरेंट डिप के साथ क्या रहेगा, जिसमें एक बार कॉट थीटा वाला क्वेश्चन पूछ चुके हैं, तो एपरेंट डिप के आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो आप इसको बना सकते हो, क्योंकि उसमें क्या है कि रियल डिप क्या है, एपरेंट डिप क्या है, फॉर्मूला याद कर लीजिए सिंपल, कि tan ऑफ डेल डैश इक्वल टू tan ऑफ डेल अपॉन cos ऑफ थीटा। अब देखिए इसमें यहां पर है एपरेंट और यहां पर है रियल, आपसे अब उसने पूछा है द ट्रू एंगल ऑफ डिप के बारे में, तो सिंपल आपको थीटा दिया है क्वेश्चन ने, डेल भी दिया हुआ है तो निकल जाएगा, तो tan ऑफ डेल इज इक्वल टू tan इनवर्स डेल डैश cos थीटा, वैल्यू को पुट कर दीजिए, डेल दिया है 45 डिग्री, एपरेंट एंगल ऑफ डिप दैट विल बी 1, और आपको प्लेन डिप सर्कल ने ओरिएंटेड विद इट प्लेन इज 30 डिग्री, तो cos 30 दैट विल बी √3/2, तो डेल कितना निकल के आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ √3/2, दैट विल बी आंसर ए। तो फॉर्मूला बेस जरूर याद कीजिएगा, मॉड्यूल के अंदर वो वाली चीजें भी आपके पास नोट्स में मिल जाएगा कि आपको एपरेंट डिप के फॉर्मूले याद करके जाने हैं, क्योंकि अगर बहुत पहले का क्वेश्चन अगर रिपीट कर दिया तो ओल्ड एनसीईआरटीज में ये थ्योरी भी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m ऑसिलेट फ्रीली इन अर्थ्स हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ऑसिलेशन का क्वेश्चन आ गया तो मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन को फॉर्म किया गया है। ठीक है, मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन को फॉर्म किया गया है, और इसमें बात क्या कर रहा है, if the magnetic moment is doubled and the earth horizontal field is also doubled, the number of oscillation made per minute would be simple। देखिए सबसे पहले आपको ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला याद रखना होगा, 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी।
आज यहाँ पर बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म दे रखा है। एनालॉगसली इसी फॉर्मूले का अगर हम इलेक्ट्रिक में देखते हैं, दैट इज वहां पर आएगा 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पीई। पी से डायपोल मूवमेंट हो जाएगा, ई से इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया और मैग्नेटिक फील्ड जो गिवन क्वेश्चन में दिया। तो यहां से टाइम पीरियड है, तो मैं फ्रीक्वेंसी के लिए लिख सकता हूं कि एफ, तो 1 अपॉन एफ शुड बी दिस 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी। अगर यहां पर देखते हैं तो 2 पाई आई ये सब कांस्टेंट हो जाएगा, तो मेरे पास बनेगा F1 शुड बी अंडर रूट M1 B1 अपॉन F2 इक्वल टू अंडर रूट M2 B2। अब क्वेश्चन ने बोला है कि जो चेंज हुआ है, अगर ये M है पहले क्वेश्चन में और ये B है, तो ये डबल हो गया, यहाँ पर ये 2M हो गया है और ये भी डबल 2B हो गया, तो 2 इंटू 2 रूट ऑफ 4 हो जाएगा। हमको नया वाला निकालना है, तो F1 अपॉन F2 शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 4, जिसको बाहर निकालेंगे तो 1 अपॉन 2। हमको पहुंचना है F2 तक, तो F1 का ट्वाइस हो जाएगा। क्वेश्चन में F1 को n दिया हुआ है, तो F2 शुड बी ट्वाइस ऑफ n। आंसर देख लीजिए, आंसर विल बी A। सिंपल फॉर्मूला याद करते हुए चलना है इसमें, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं टाइम पीरियड ऑसिलेशंस वाले। अब इफ L be the geometric length of a bar magnet, then the separation between two poles nearly। टोटल एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आप इसको फैक्ट की तरह देखेंगे तो आपके लिए ज्यादा सही है, वरना इसको डिराइव भी किया जा सकता है, और ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी के बाद हमने इस डेरिवेशन तक पहुंचे। ठीक है, तो अगर टोटल लेंथ अगर L दिया हुआ है, तो ज्योमेट्रिक लेंथ ऑफ अ बार मैग्नेट, तो डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स नियरली 6/7 ऑफ L। फैक्ट की तरह याद करते हुए चलिए। ठीक है, नेक्स्ट वन, इफ अ बार मैग्नेट इन अ बार मैग्नेट एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक मूवमेंट। देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन फिक्स किया जा सकता है, जस्ट लाइक डाइपोल मूवमेंट, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर साउथ टू नॉर्थ होगा। अब जो एक्सिस ऑफ मैग्नेट है उसके साथ में ये भी एक थ्योरी का ही पार्ट है, एक्सिस ऑफ मैग्नेट, इट इज ऑलवेज एज अ थ्योरी, ऑलवेज कंडीशन में आएगा ये, ऑलवेज मैग्नेटिक एक्सिस इज पैरेलल टू मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि इसके ये वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन फिक्स होगी, दैट विल बी साउथ टू नॉर्थ। इलेक्ट्रो में देखेंगे तो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, इस तरफ आने वाला होता है, तो मैग्नेटिक एक्सिस के साथ ये हमेशा पैरेलल का मींस एंगल विल बी 0। दोनों क्वेश्चन थियोरेटिकल थे, फैक्ट याद रहेंगे तो जल्दी कर दोगे, वरना थोड़ा सोच के भी निकाला जा सकता है। ठीक है, अमंग द फॉलोइंग चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट देखना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट पढ़िए, जो करेक्ट फील होता है उसको करेक्ट रहने दीजिए, जो इनकरेक्ट फील होता है टिक करो, सिंगल चॉइस है, ज्यादा सोचना ही नहीं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ मैग्नेट और सोलेनॉइड फ्रॉम फॉर्म कंटिन्यूस, सही बात है भाई, कंटिन्यूस लूप्स बनाते हैं, तो ये तो सही है, हमें ढूंढना है यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन। द रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज लेस, ओके, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मोर क्राउडेड, दैट विल बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट, सो करेक्ट आंसर इज बी। क्योंकि अगर वो मोर क्राउडेड हो जाएंगी तो डेंसिटी इंक्रीज होगी, डेंसिटी इंक्रीज होगी तो इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी। एकता में बल होता है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट 4 एम्पियर मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड अलोंग ए डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, एक बार बना लेते हैं। एक्स जेड प्लेन लिया है, तो एक्स जेड प्लेन को ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स जेड प्लेन कुछ इस तरीके से होगा, मैंने मान जाता हूं दिस विल बी एक्स, दिस विल बी जेड। अब उसने बोला है विद इज सेंटर एट ओरिजिन, सेंटर जो स्क्वायर है उसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे टिका हुआ है, मान लेते हैं इसको भी। ठीक है, नाउ द मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस 1 मीटर ऑफ वाई एक्सिस, तो 1 मीटर वाई एक्सिस बाहर की तरफ। ठीक है, 3D हो रहा है, तो अगर उसने डायगोनल पे बार मैग्नेट को प्लेस किया हुआ है, कलर बदल लेते हैं थोड़ा सा, तो बार मैग्नेट को डायगोनली प्लेस किया हुआ है इस तरीके से, और अब डिस्टेंस बाहर निकल के आ रहा है। अगर मैं डॉटेड लाइन से दिखाऊंगा तो कहीं इधर पे वाई पॉइंट है जो कि 1 मीटर की दूरी पे होगा। तो मैग्नेट को अगर तुम इस तरीके से प्लेन में निकाल के देखोगे तो वाई एक्सिस जो ऊपर की तरफ जा रहा है तो इक्वेटोरियल प्लेन बना देगा। तो आपको सिर्फ क्या करना होगा, इक्वेटोरियल का फॉर्मूला पुट कर दो। तो इक्वेटोरियल प्लेन पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकाली जा रही है तो इक्वेटोरियल पे प्लेट पे क्या हो जाएगा कि के एम अपॉन आर क्यूब, इस वैल्यू को पुट कर दो। तो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू एम कितना दिया हुआ है भाई ने, मैग्नेटिक मूवमेंट दे रखा है 4 अपॉन आर क्यूब जो दे रखा है वो दे रखा है 1 का, और के की वैल्यू जो दे रखी है वो आगे है, सॉरी 1 अपॉन 4 10 टू द पावर 7 ऊपर आ जाएगा, तो 4 पाई 10 टू द पावर कैंसिल, तो बचेगा क्या आपके पास 4 इंटू 10 टू द पावर -7। सो ऑप्शन नंबर बी, सिंपल इक्वेटोरियल प्लेन का
इक्वेटोरियल प्लेन में जो फील्ड का फॉर्मूला होता है उसे प्लेस कर देना। दो स्टेटमेंट दे रखा है, ठीक है, एआर टाइप से बनाया है, स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट बी। अब उसमें पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। फॉर ए शॉर्ट बार मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अभी तो लिखा फॉर्मूला और उसमें आर की पावर 3 आ रहा है, तो स्टेटमेंट ए जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उसने बोला है वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्ड पावर, सही बात है। बी इज 1/r³। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है एट इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ मैग्नेट इज एंटी पैरेलल, सही बात है। अगर आप प्लेस करते हैं तो ये इस तरफ बनता है, फॉर्मूले को थोड़ा सा भी फिगर याद करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा डायग्राम, बाहर मैग्नेट यहाँ, तो टोटल मूवमेंट जा रहा होगा इस तरफ, हमको मिल रही होगी फील्ड इस तरफ, ठीक है। तो एंटी पैरेलल होता है तो ये भी सही है, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। मतलब वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन को ईआर बना रहा है, ठीक है भाई, बढ़िया बात है। नाउ द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मेकिंग परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट चुंबक बनानी है बेटा, तो चुंबक बनाने के लिए क्या चाहिए कि ऐसी चीज बनाओ जो कि अपनी रिटेंटिविटी को हाई रखे, रिटेंटिविटी की रिमेनिंग मैग्नेटिक जो नेचर है, रेसिड्यू मैग्नेटिज्म जो बच रहा है वो हाई रहे, तो हाई रिटेंटिविटी के दो ऑप्शन है, तो ए और बी। अब कोरेसिव फोर्स, कोरेसिव फोर्स क्या कि नेगेटिव फील्ड कितनी लगाओ कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर दे, तो परमानेंट मैग्नेट तो ये चाहेगी नहीं कि मेरे पास प्रॉपर्टी लूज हो जाए, तो फिर अगर लूज हो गए तो कहेगा परमानेंट, तो हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोरेसिव फोर्स विल बी करेक्ट आंसर फॉर परमानेंट मैग्नेट। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 17 यहां पर ओवर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 पे आएंगे, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ओ मां टूरू लव, देखो बेटा टूरू कहां से मिलेगा, तो सच्चाई देखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज, सच तो बोलता ही है। द मैग्नेटिक पोल्स आर ओनली मैथमेटिकल अजम्पशन हैविंग नो रियल एक्सिस्टेंस, ये तो गहरी बात है, सही बात। अ नॉर्थ पोल इज इक्विवेलेंट टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट, देखो तो ये तो पहले गलत साबित कर देते हैं कि नॉर्थ जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज बनाता है और जो साउथ होता है वो क्लॉकवाइज बनाता है, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर। तो स्टेटमेंट बी जो है वो तो रॉन्ग है और हमको तो टूरू निकालना है। और दिया हुआ है डी, अ बार मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ये तो गलत है, तो बचे क्या, ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट, क्योंकि ऑप्शन नीचे में देखेंगे तो कहीं पर भी ओनली वर्ड नहीं मिल रहा, तो बी एंड ए आर करेक्ट ऑप्शन, टूरू। अगेन एक सर्किट दे दिया है, फील्ड में धर दिया है, मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट एग्जिस्ट परपेंडिकुलर इनवर्ड्स, द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप इज आर, ओके। तो करंट आने के लिए सबसे पहले देखना है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ ही नहीं हुआ तो करंट बिल्कुल नहीं आएगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ तभी होगा जब क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। तो आप देखो कि जैसे ही स्विच को क्लोज किया गया, टप हो जा टप, अब ये v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसका जो एरिया कवरेज हो रही है इस लूप का वो तो बदल ही नहीं रहा, तो देयर इज नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं है। अब अगर चेंज नहीं है तो ई इंड्यूस्ड नहीं है, ई इंड्यूस्ड नहीं है तो धारा नहीं है, आंसर इज 0। ओ चलिए अगला सवाल, अ सोलेनॉइड हैज ए इंडक्टेंस 10 हेनरी एंड अ रेजिस्टेंस 2 ओम, ठीक है, एलआर सर्किट होगी एक तरीके से, तो is connected to 10 volt battery, time taken for the magnetic energy to reach 1/4 of its maximum value is approximately, okay। तो ये तो सर्किट को एलआर बना दिया गया है कि एक इंडक्टेंस दे दिया, एक आर दे दिया और एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, तो दिस इज 10 हेनरी, आर इज 2 ओम, 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी गई है, 1/4। तो देखिए अगर मैक्सिमम एनर्जी लिखा जाए तो ई मैक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई मैक्स विल बी 1/2 Li², ये होगा। अब इसका 1/4 ही इकट्ठा हो पा रहा है, तब बताओ कि वक्त कितना हुआ है, तो ठीक है दोनों को इक्वेट करना होगा, तो 1/2 ऑफ Li² शुड बी इक्वल टू 1/4 ऑफ 1/2 Li², परंतु यहां पर हमको मैक्स लेके चलना होगा, तो 1/2 Li0 1 माइनस e⁻t/τ, फिर टाउ इज टाइम कांस्टेंट, और भाई इसका चलेगा पूरे का स्क्वायर, यहां पर आएगा 1/4 ब्रैकेट में 1/2 Li² I0² मैक्सिमम एनर्जी।
अब जो कैंसिलेशन हो सकता है वो कैंसिलेशन प्रोवाइड कीजिए, 1/2 से 1/2, L से L कैंसिल हो जाएगा, I नॉट स्क्वायर से I नॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, टाउ निकाल ले अलग से, तो टाउ इज इक्वल टू L बाई आर, L इज 10, R इज 2, टाउ इज 5। तो 5 निकल के अपने पास आ गया है। तो अपनी इक्वेशन कैसे बढ़ रही है, 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, टी बाई टाउ, टाउ इज 5 है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड को हटाया तो 1/4 का बच जाएगा 1/2, इसको इधर तो 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस टी बाई 5, दैट इज 1/2 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस साइन के साथ माइनस ऑफ टी बाई 5, नीचे ऊपर कर दिया तो e टू द पावर माइनस टी बाई 5 इज इक्वल टू 2 प्लस का टी बाई 5, टी बाई 5 इज इक्वल टू ln ऑफ 2 एंड t इज इक्वल टू 5 ln ऑफ 2 आ गया आंसर। तो ln ऑफ 2 इंटू 5 तो अराउंड 0.6 इंटू 5, तो अराउंड अगर पहुंचते हैं तो 0.69 पे आएगा, तो 7 मानते हुए आंसर इज 3.5 सेकेंड। तो बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे पूरा नंबर पाएंगे, मजा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, मेटेलिक रॉड दे रखी है, ठीक है, 2 मीटर की वेलोसिटी के साथ मूव करा दी है, वेलोसिटी के साथ मूव करा दी है एक्स डायरेक्शन में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, प्लेनर मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब 2i प्लस 3j है, तो प्लेनर मैग्नेटिक फील्ड है, XY प्लेन में फैली पड़ी है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रॉड इज, अब देखो बेटा कि इसके अंदर जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास V है, L है, तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं कि E इक्वल टू B क्रॉस V डॉट DL, तो यहां पर चल रहा है डॉट प्रोडक्ट। अब हमको साफ साफ दिख रहा है कि इनका इसके साथ जो डॉट में जा रहा है वो थीटा जाने वाला है 90 डिग्री, थीटा जाने वाला है 90 डिग्री, क्योंकि यहां से जब बनेगा तो k कैप चला जाएगा और ये XY प्लेन में बैठा है, थीटा 90 तो cos 90 क्या बन जाएगा 0, तो E शुड बी 0, दैट्स व्हाई। तो इसलिए जनरलाइज्ड फॉर्म याद कीजिए, ना कि BVL याद कीजिए, क्योंकि BVL इज द केस, वो परफेक्ट केस है, तो मैक्सिमम दे रहा है, वो सारे केस थोड़ी हैं, तो इसलिए जनरलाइज्ड फॉर्म याद करके चलिए। तो आंसर इज 0, ऑप्शन नंबर डी। 2 कॉइल सेल्फ इंडक्टेंस 4H, बढ़िया। और इससे पूछा क्या है मेरे भाई ने, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल, तो सीधा रिलेशन है हमारे पास, तो इसका m इज इक्वल टू अंडर रूट L1 L2, तो अंडर रूट 4 गुणा 4 बचा 1 4, आंसर इज 4। सेकंड में आंसर, फॉर्मूला याद, खत्म। चलिए अगला, बार मैग्नेट एंड वुडन बार आइडेंटिकल इन डायमेंशन, मतलब एक है चुंबक और एक है लकड़ी का टुकड़ा, रिलीज फ्रॉम सेम हाइट, ठीक है, सेम हाइट है तो सेम एनर्जी लेके गिर रहे होंगे, गिरने दो, अंडर ग्रेविटी पासिंग थ्रू मल्टीपल रिंग्स, ठीक है, T1 लग रहा है, एक को T2 लग रहा है, लेकिन ये देखिए जो बार मैग्नेट होगी वो भी अपनी एक फील्ड लेके चल रही होगी, कॉइल के साथ वो इंटरेक्ट करेगी, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जनरेशन होगा जो कि अपनी कॉज को अपोज करेगा। तो सिंपल सी बात है कि जब बार मैग्नेट होगी, चुंबक का जो टाइम होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर कॉइलिंग डाल रखी है उन्होंने, और एक गिरी है यहाँ से चुंबक, तो यहाँ से मैग्नेटिक, और एक गिरी है वुडन, तो इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, तो यहाँ पर कोई लेंस लॉ अप्लाई नहीं हो रहा, पर लेंस लॉ यहाँ पर लगेगा, ये अपनी कॉज को अपोज करने वाला है, तो इसका जो टाइम होगा गिरने में वो बढ़ जाएगा, तो T1 जो होगा वो बढ़ेगा रेस्पेक्ट टू T2 के, तो T1 शुड बी ग्रेटर देन T2, ऑप्शन नंबर बी, T1 जो होगा वो ज्यादा होगा T2 से, ठीक। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, मतलब ये लेंस लॉ का शायद से अभी तक कौन सा क्वेश्चन पे आ गया, 23 में 2 क्वेश्चन हो चुके हैं लेंस लॉ के। 24 बहुत सीधा सवाल है, सीधा निकालना है आपको, टाइम कांस्टेंट, तो L/R टाइम कांस्टेंट आपको पता है, तो फटाक से इस क्वेश्चन को यहीं पे खत्म कर देते हैं। 1/2 1/2 1/4 2, अरे यार मिल गया, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट, at a given instant current through the battery is 2 ampere, then increasing at the rate of this। वापस एक सर्किट दिख रहा है, तो हमको तो महसूस हो रहा है कि अगर वोल्टेज पूछा है तो केवीएल है, बिल्कुल है, क्योंकि आपको पूछा है द वैल्यू ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल इज, इसको निकालना है हमको, तो एक तरीके से, तो यहाँ से गए तो प्लस माइनस एच जा रहा है, तो यहाँ पर ई, तो यहाँ पर जो इंड्यूस्ड में LdI/dt निकाल देता हूँ, और यहाँ पर 4i कर देता हूँ, तो इसने करंट दे रखा है 2 एम्पियर और चेंज भी दे रखा है, तो 2 हेनरी इंटू 1, तो यहाँ से 2 निकल के आ गया, और यहाँ से 4 इंटू 1 4 निकल के आ गया। अब यहाँ से यहाँ पूरे लूप में घुमा दो एक बार केवीएल, तो E माइनस का LdI/dt माइनस का IR शुड बी इक्वल टू 0।
सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो एक साथ लेके चलते हैं उस तरफ, तो आपको दिखेगा कि आपके पास आंसर आ चुका है। सही बात, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि रेजिस्टेंस दिया है 4 और ए, तो यहाँ पर 2 दिया हुआ है भाई, तो ये होगा 8, तो 8 + 2 = 10, 10 ढूंढो, ऑप्शन नंबर डी 10 वोल्ट। खत्म। नाउ नेक्स्ट वन इज नेट इंपीडेंस। एक हाई फ्रीक्वेंसी पे आ गया मेरे भाई, अब आ गया लो फ्रीक्वेंसी पे। तो लो फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, ओमेगा एल जो होगा कि वो बहुत कम रेजिस्टेंस देगा, तो उसको मान लेते हैं हम शॉर्ट। शॉर्ट हो गया तो हटा दो, शॉर्ट हो गया तो उसके बाद आपको सिर्फ देख रहा है कि 2 ही बचे हैं भाई मेरे पास, तो आपके आंसर तो दिख गया, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसीज पे ये बनेगा शॉर्ट सर्किट। सिंपल देखो, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, ये लो तो अप्रोक्सीमेटली 0 मान लेते हैं, तो यहाँ शॉर्ट सर्किट देख लो, दोनों को जोड़ दो, आंसर इज 6। सीधा सीधा। चलिए अगला सवाल क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। अरे सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, अभी अभी ओमेगा का साथ डील किया है, तो इसके साथ भी डील कर सकते हैं। हमारे पास है कि XL1 शुड बी इक्वल टू ओमेगा 1 L टू XL2 इक्वल टू ओमेगा 2 L। काटो काटो, ओमेगा 1 10 40 1/4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एलसी ऑसिलेटर का क्वेश्चन दे दिया, एलसी ऑसिलेशन हो रहा है, एनर्जी स्टोर्ड इज यूमैक्स, यूमैक्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब उसने पूछा है व्हेन द चार्ज अपॉन द कैपेसिटर इज Q/4 द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इज। ठीक है, तो पहले अपन फाइनल एनर्जी निकाल लेते हैं कि स्टार्टिंग में क्या है, चेंज के बाद कितनी एनर्जी हुई है, दोनों का सब्सट्रैक्शन कर देंगे, मिल जाएगी हमको एनर्जी। यस यस, तो स्टार्टिंग में तो पूरा Q चार्ज ही होगा, तो डेट विल बी U should be Q² upon 2C 1/Q² upon 2C। कैपेसिटर के पास तो ये होगी, चार्ज स्टोर इंडक्टर जितना इसके पास बचेगा उतना ही तो देगा। तो अब क्या है नेक्स्ट में U डैश क्या कर दिया उसने, Q डैश अपॉन Q डैश का स्क्वायर अपॉन 2C, Q डैश कर दिया Q/4, तो Q/4 का स्क्वायर अपॉन 2C। इसको सॉल्व करेंगे तो Q² यहाँ पर आएगा 16, 16 दूनी 32 C²। अब इसमें से अगर हम देखते हैं तो एक चीज तो बाहर आ जा रही है अपने पास, तो डेट विल बी 1/16 ऑफ Q² अपॉन 2C। इसको रिप्लेस कर देते हैं U से। अब जो चेंज होगा उस चीज को देख लेते हैं, तो 1/16, 1 - 1/16 विल बी डिफरेंस, डेट विल बी 15/16। ये एनर्जी स्टोर होगी इंडक्टर के पास। एलसी ऑसिलेशन का क्वेश्चन। चलिए अब दे दिए हमने आपको 3 सर्किट, जिसमें एक एलसी है, फिर सीसी को बढ़ाया गया है। तो आइडेंटिकल इंडक्टर, इफ T1 T2 आर द टाइम पीरियड्स ऑफ द सर्किट, देन 1 2 3, देन टाइम पीरियड की बात कर रहा है, तो एलसी ऑसिलेटर में फ्रीक्वेंसी का तो फॉर्मूला सबको पता ही है कि F = 1/2π ठीक है, हमको चाहिए टाइम, तो टाइम करेंगे तो उल्टा T = आ जाएगा 2π√LC। इसमें एक C, इसमें है C/2, और इसके अंदर भी क्या होगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन चलने वाला है अपने पास, है ना, सर्किट यही बनाया हुआ है। हाँ, इधर पे है सीरीज में तो C/2, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो 2C, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा होने की वजह से इसका टाइम पीरियड सबसे ज्यादा होना चाहिए, तो थर्ड का टाइम पीरियड ज्यादा होना चाहिए, फिर होना चाहिए C का, तो 1 का, फिर देन 2 का, तो ऑप्शन नंबर C। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड एनालिसिस देख के काम खत्म किया जा सकता है। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्विच जो है वो पोजीशन 1 पे है पहले, एट T = फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो T = इनफाइनाइट। यहां से देखिए कीवर्ड कैच करेंगे तो आंसर बनेगा आपके पास। कीवर्ड क्या बोल रहा है कि फॉर अ लॉन्ग टाइम स्विच S1 पे है, तो T = इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पे अभी T = इनफाइनाइट, अब ये कैसे काम करने का इनफाइनाइट पे, ये इनफाइनाइट पे बन जाता है शॉर्ट सर्किट। तो सर्किट अगर शॉर्ट हो गया तो मैं I लिख सकता हूं यहां से, Imax = E/R, ओम्स लॉ लग गया। अब क्या बोला उसने कि एट T = 0 पे स्विच को 2 से कनेक्ट कर दिया, 1 से हटा दिया, तो अगर 2 से कनेक्ट किया तो सर्किट में सिर्फ एलसी ऑसिलेशन बन जाएगा, L है और C है। अब इसके पास कुछ ना कुछ सोर्स के पास एनर्जी है, तो ये एनर्जी C को देगा और फिर यहां से अब उसने पूछा मैक्सिमम चार्ज विच कैन बी एक्यूमुलेटेड ऑन कैपेसिटर, तो इसकी एनर्जी जो होगी वही तो आगे जाने वाली, तो 1/2 Li², जो कि पहुंचेगी उसके पास 1/2 Qmax² अपॉन C। 1/2 से 1/2 कैंसिल, I को रिप्लेस कर सकते हैं हम E/R के स्क्वायर से, इक्वल टू Qmax जो पूछा है स्क्वायर अपॉन C।
सी इधर लेके आ जाओ, तो Q शुड बी इक्वल टू LC स्क्वायर में E अपॉन R का स्क्वायर, स्क्वायरिंग हटाते हैं तो रूट ऑफ LC E बाई R। ढूंढो ऑप्शन नंबर सी। तो यहां समाप्त हो गए हमारे 30 सवाल, बचे हैं 20 सवाल। चलो अब इलेक्ट्रॉन बीम एंटर से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, नॉर्मली ठीक है। द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, स्पेसिफिक चार्ज दैट विल बी Q बाई M दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ सर्कल, अरे फॉर्मूला लगा दो बे। और फील्ड देखिए पहले से दे रखी है, बस ये याद रखा करो क्वेश्चन में आपको ध्यान से यूज करते वक्त जनरेटेड फील्ड है, जनरेटेड फील्ड है या फिर मूविंग चार्ज ने फील्ड जनरेट की है, तो आपको फॉर्मूला लगाने में आसानी होगी। मूविंग चार्ज से फील्ड जनरेट हुई है, तो जनरेटेड फील्ड है और वो सर्कुलर राउंड लेके जाएगा, तो क्या बनेगा हमारे पास R इक्वल टू MV अपॉन QB। Q बाय M का रेशियो उसने दे रखा है, V दे रखा है, B दे रखा है, सब कुछ तो उसने दे रखा है। वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, पूरा कैलकुलेशन करके चलते हैं ऐसे यूनिट के साथ। सो आंसर विल बी 1 माइक्रोमीटर। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आओ एक सवाल आपके लिए, लिख के बताओ या कह के बताओ, व्हाट इज गैल्वेनोमीटर एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ गैल्वेनोमीटर एंड एमीटर। चलिए अब पढ़ते हैं इस सवाल को। ऑप्शन ए और करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर नेसेसरली इंक्रीज द वोल्टेज सेंसिटिविटी। देखिए साइंस जैसे सब्जेक्ट में किसी चीज को अगर कंडीशन ऐसी पुट कर दे कि जरूरी ही जरूरी इंक्रीज कर देगा, तो ऐसा नहीं होता। केस ऐसे भी होंगे जहां पर इंक्रीज होता है, ठीक है, तो नेसेसरली तो पॉइंट आएगा नहीं, तो ऑप्शन ए गलत हो रहा है। टू कन्वर्ट ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर टू अ वोल्टमीटर स्मॉल रेजिस्टेंस, अरे क्या ही बात कर दी बे, वोल्टमीटर कन्वर्ट करने के लिए स्मॉल रेजिस्टेंस हो ही नहीं सकता। पहली बात, गैल्वेनोमीटर से अगर मुझे वोल्टमीटर बनाना है तो मुझे एक लार्ज रेजिस्टेंस का रिक्वायरमेंट होगा, और वो भी किसमें लगेगा, सीरीज में लगेगा। और बना हुआ वोल्टमीटर अगर आइडियल कंडीशन होगी तो इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, और ये हमेशा सर्किट में पैरेलल में लगेगा। इतनी थ्योरी याद रखा करो, क्वेश्चन बनेंगे इससे। सो पहला गलत, दूसरा गलत, पूछ रहा है सत्य, तो कुछ भी नहीं, ना ए ना बी। चलिए अगला सवाल क्या कर रहा है, टू मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर्स M1 एंड M2 हैव द फॉलोइंग पार्टिकल्स। डेटा ही डेटा गिवन दे रखा है, जितना ज्यादा डेटा उतना आसान क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी, अरे भाई फॉर्मूला, वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला पुट कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। तो SV1 टू SV2, वोल्टेज सेंसिटिविटी करेगा तो N1 A1 B1 अपॉन KR1 अपॉन N2 A2 B2 अपॉन KR2। अब देखो क्या कह दिया, R1 N1 A1 सब दिया, B1 अरे ये भी दिया, R2 N2 A2 B2 सब दिया। सारी चीजों को यहाँ पुट कर दीजिए, कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट, सारी चीजों को सॉल्व करेंगे, आंसर इज 1/2 रेशियो। टोटल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कम से कम पेपर फॉर्मूला याद करवा देगा, ठीक है। चलिए, द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, अच्छा जी, द वैल्यू ऑफ एक्स इज, देखो मेरे भाई बी दे रखी है प्लेनर XY प्लेन में, और एक्सेलरेशन भी दे रखा है XY प्लेन के साथ में, पर जो होगा आउटपुट वो तो इसके परपेंडिकुलर होगा। और इन दोनों के एक्सेलरेशन देखिए, क्योंकि जब बात करते हैं हम लॉरेंट्ज फोर्स की, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोवाइड एक्सेलरेशन एंड मैग्नेटिक विल प्रोवाइड्स द सर्कुलर मोशन, इस तरीके से बात होगी। तो ये जो चीज होगी, फील्ड जो होगी मैग्नेटिक, वो एक्सेलरेशन के हमेशा परपेंडिकुलर होने वाली है। दोनों वेक्टर दे रखे हैं, ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, और ये दोनों वेक्टर नेसेसरली एक दूसरे के परपेंडिकुलर केस बनाएंगे, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है शुड बी 0। तो डॉट डॉट के लिए गाना गाना है हमको, कौन सा, ताल से ताल मिलाओ, तो 3x प्लस 8 इक्वल टू 0, x इज -8/3। देखो डॉट का क्वेश्चन कहां पर बनाया जा सकता है, तो वेक्टर का तो बेटा क्वेश्चन किसी भी चैप्टर में फॉर्म कर दिया जाएगा।
अगला सवाल कह रहा है अरेंजमेंट दिया हुआ है 3 लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट वायर्स प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। बहुत अच्छी बात है, और सबके सब क्या है, बाहर की तरफ जा रहे हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, F/L ऑफ वायर इज गिवन बाय। तो बहुत सिंपल सी बात है, क्यू पे निकालना है। तो देखो वायर जा रहा है बाहर की तरफ, तो ये जाएगा नीचे की तरफ। राइट हैंड थंब रूल, वायर जा रहा है बाहर की तरफ तो फील्ड जाएगी इसकी वजह से क्यू पॉइंट पे नीचे की तरफ। तो पहले से लिख देते हैं कि जो फील्ड P प्रोड्यूस करेगा वो जाएगी इधर। अब ये जा रहा है बाहर की तरफ, इस पॉइंट पे Q जाएगा इस तरफ, तो B ऑफ R। अब इन दोनों का, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज सेम है, तो दोनों के द्वारा प्रोवाइड करी गई फील्ड भी सेम ही होगी, और फिर वो चीज बनाएगी एक वेक्टर को। तो जो वेक्टर अलाइनमेंट है वो 90 डिग्री है, तो ये बनेगा रिजल्टेंट। तो BQ जो होगा दैट शुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ VP स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर। ये है कंसेप्ट। अब आपको BP और BR लिखना आना चाहिए, तो अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट n जो यहाँ पर दिया नहीं I अपॉन पूरा इनफाइनाइट चल रहे हैं, तो 2 पाई R है ना। तो R कितना है इसमें D, तो इसका स्क्वायर कर लो। सेम ही इसमें बात आने वाली है, इसके साथ में एक और सेम चीज जुड़ेगी, तो दोनों सेम होने वाले हैं। तो √2 लगा देता हूं और √2 को आंसर में डाल देता हूं। तो नीचे एक 2 पहले से बैठा हुआ है, तो √2 ऑफ म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई D कैंसिल √2 नीचे बचना चाहिए। तो किसमें √2 नीचे है, इधर नहीं इधर नहीं, ऑप्शन नंबर सी। ये सवाल भी कितनी बार आ चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज q and kinetic energy T enters a transverse uniform transverse that will be a perpendicular, ट्रांसफर वर्ड यूज कर लेगा परपेंडिकुलर के लिए। उसके बाद बोल लिया है आफ्टर 3 सेकंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल बी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल क्या होगा, जो कि T को बताया था। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बिल्कुल वो चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्पीड आ रहा है उसमें। सिंपल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा यहाँ से। तो देखो उसमें क्या हो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी को T से रिप्रेजेंट कर दे। देखो एक और यहाँ कपट समझ के चलो, ज्यादातर बच्चे क्या है T को टाइम पीरियड समझने लग जाएंगे, मतलब इतनी तेजी से पेपर को पढ़ेंगे, एग्जॉस्टेड माइंड के साथ इधर लेके जाएंगे, तभी देखो K लिख सकता था पर K लिखा नहीं, कपटी है, ठीक है। तो एंटर से ट्रांसवर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B, देखो इसको B से लिखा है आफ्टर 3 सेकेंड्स। तो जो स्पीड है वो तो स्पीड V क्या है, स्पीड है, और स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड चेंज नहीं होने वाली। स्पीड चेंज नहीं होने वाली है तो 1/2 mv स्क्वायर। हाँ V जो है वो स्पीड को दर्शा रहा है, V चेंज नहीं हो रहा तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्यों चेंज होगी। सो ऑप्शन नंबर बी। ये तो पढ़ा ही है ना, टाइम पीरियड पे इंडिपेंडेंट रहेगा वो। चलिए अब बात है इन चैम्बर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 6 पॉइंट गीगा, अच्छा गॉस, सॉरी गीगा नहीं गॉस, 10⁻⁻14 लिख भी -4 लिख भी दिया है, तो उसने कन्वर्जन तो सीजीएस दे रखा है एक तरीके से, ऑप्शन भी सीजीएस में ही है। सेंटीमीटर स्पीड दे रखा है, नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, सब कुछ तो उसने दे रखा है। रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट मास सब दे दिया है मेरे भाई ने। तो क्या पूछा गया है, द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, तो फॉर्मूला लगाओ। और जनरेटेड फील्ड में रखा हुआ है, देख लीजिए भाई जनरेटेड फील्ड में रखा है तो फॉर्मूला सोचो ही मत, R इक्वल टू mv अपॉन QB। अब देखो m दिया हुआ, Q दिया हुआ, V दिया हुआ है, B दिया हुआ है, सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, R मिल जाएगा। सीजीएस में सब कुछ चल रहा है तो और अच्छी बात है, नहीं चल रहा है तो सीजीएस में ही कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ऑप्शन जो दे रखे हैं वो सेंटीमीटर में दे रखे हैं। तो आंसर इज 4.2 सेंटीमीटर। वैल्यूज को पुट करके पहले करो इनटू फिर करो डिवाइड, तो इनटू डिवाइड का क्वेश्चन है। चलिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर 10 मीटर लॉन्ग एक्सटेंडेड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट पे लॉन्ग पे लगाया हुआ है, फॉलिंग विद स्पीड गिर रहा है एट राइट एंगल्स टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो 90 भी दे दिया उसने, तो सब कुछ तो दे दिया उसने। अब ई दे रखा है तो BVL लगा दो मेरे भाई, ज्यादा कुछ सोचो ही मत, क्योंकि 90 डिग्री भी बोल दिया उसने यहाँ, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के साथ राइट एंगल्स बोल दिया, तो इक्वल टू VH सारी चीजें दे रखी हैं उसने। 0.30 इंटू 10⁻⁻4 इंटू V कितना दिया हुआ है, V दिया हुआ है 5 इंटू 10। सारे को सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से साफ साफ दिख रहा है 5 और 3 है तो 15 कहीं मिलेगा, 15 है ऑप्शन ए के पास। ऑप्शन भी ब्रेक कर लिया करो, पूरा सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 39 टोटल रिपीट क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस ईयर। अब इसमें देखिए कि ये करंट एलिमेंट इस तरफ जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो इनसाइड द प्लेन जाएगा, और अब यहां पर
v वेलोसिटी से इसको मूव करा जा रहा है, तो इसका l भी क्लियर है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो bvl होगा। उसकी अगर हमको क्या चाहिए नोटेशन, तो v इस तरफ b अंदर, तो पाम ऊपर, तो यहां पर बनेगा पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव, इन दोनों में कोई इंडक्शन होगा ही नहीं, कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा ही नहीं इनमें, तो दो में आ रहा है। अब दो में क्या है कि इस इनफाइनाइट वायर की वजह से इस फर्स्ट वायर, इसका नाम दे देते हैं AB, इसका नाम दे देते हैं CD, इसकी जो फील्ड होगी वो अलग होगी। जब मैं लिखूंगा तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, आर कितना है इसमें, यहां से यहां तक है x, इसके लिए लिखूंगा तो क्या आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x प्लस ए। अब अगर मेरे को टोटल E निकालना है तो ये तो B आ गया, मैं पहुंचूंगा B, V दिया हुआ है, L भी दिया हुआ है, सारी चीज दिया हुआ है, तो V, तो यहाँ पर B भी दिया है, V भी दिया है, सब कुछ दिया हुआ है बे, करंट भी दिया है। अच्छा 50 इसलिए दिया है ताकि फील्ड में यहाँ पर रख पाऊंगा मैं, ठीक है, तो यहां से मैं B निकाल लूंगा। अब जो जितना ज्यादा दूर होगा वो उसकी स्ट्रेंथ इतनी कम होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तो अब आइए इक्वल टू B V L, B होगा नेट, V मेरे पास है, L मेरे पास है, तो मैं V रख लेता हूं अलग से, तो V दिया हुआ है उसने 10 इंटू L, L हो जाएगा लेंथ, तो लेंथ कितना दिया है 0.1, ठीक है। और अब B निकाल लो, तो म्यू नॉट एन आई, म्यू भी बाहर निकाल सकते हैं, 2 पाई भी बाहर निकाल सकते हैं, म्यू भी बाहर निकाल लो, सब कुछ बाहर कर दो जो चाहिए। तो अब क्या होगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस, बस ये सॉल्व करना है तुम्हें। म्यू नॉट को लिख दो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, और यहाँ से 10, तो ये तो पूरा हट गया भाई, ऊपर का 4 पाई और यहाँ से 2, तो यहाँ से बचेगा 2, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -7 यहाँ बचेगा। यहाँ से सॉल्व करते हैं तो 1 अपॉन, इसमें x कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है 0.2, और 0.1 प्लस कर देंगे तो 0.3, इसको सॉल्व कर जाइए, तो साफ साफ दिख रहा है कि ऊपर आ जाएगा 10/2 माइनस 10/3, तो 10/2 माइनस 10/3, इसका एलसीएम ले लेते हैं 6, तो 30 माइनस 20, 10/6, और यहाँ पर है 2, तो 20/6 है ना, 20/6 को सॉल्व करते हुए चलिए आगे बढ़िए। 20/6 को आप सॉल्व करोगे तो डेट विल बी 10/3, तो 6 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, नहीं 6 पॉइंट समथिंग नहीं आ रहा है, सॉरी 6 पॉइंट तो ऑप्शन में भी नहीं है, तो एक बार इसको कैलकुलेट कर ही लेते हैं। देखो यहाँ से 2 बच रहा था अपने पास, उधर से 10, तो 2 इंटू 10 अपॉन 6 दैट विल बी 3, और यहाँ से बात करते हैं इसमें, तो 10/3, कैलकुलेशन में कहाँ गड़बड़ी हो जा रही है, 0.1 आ चुका है, ठीक है बेटा, 10 भी आ चुका है, बहुत अच्छी बात है, 50 एम्पीयर, आई नहीं रखा मैंने, आई गलत रख लिया, बाहर तो निकालना था ना यहाँ से आई, 50 तो रह गया एक, गिव मी नॉट एन आई, 50 का इंटू रह गया है, तो 50 का इंटू और कर लेते हैं यहाँ से, 50 का इंटू करते हुए चलेंगे तो बात बनेगी, 50 का इंटू रखो उसमें तो ऑप्शन बनेगा, इसमें पक्का पक्का बनेगा, कैसे नहीं बनेगा मेरे भाई, ठीक है। देखो सिंपल तरीके से बात करेंगे तो यहाँ से आई और बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से 2 इंटू 50 ये वाली चीज चलेगी, यहाँ पर बन जाएगा 100 और इंटू रहेगा 10/6, अब आएगा क्योंकि 1 रखा जाएगा और उसके बाद स्टार्ट होगा ये, तो 1.7 समथिंग बनेगा, 1.7 इंटू 10 टू द पावर -5। एक बार सही से कैलकुलेशन कर लेना, सिंपल है, देखो भाई दोनों पॉइंट पे फील्ड लिख के सब्ट्रैक्ट कर जाना है, क्योंकि इस लूप के अंदर जब मैं केवीएल पुट कर रहा हूं तो ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, तो वहां पर आपको सारी चीज को रख के सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, बस यही वाली पार्ट है कि जैसे जैसे एक्स बदल रहा है तो फील्ड भी बदल रही है, और फील्ड बदल रही है तो सब बदल रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 40, अ सर्कुलर करंट लूप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मोमेंट m इन आर्बिट्री, अरे फंसा दिया शब्द ही आर्बिट्री, हमें नहीं पता ओरिएंटेशन एक्सटर्नल फील्ड में कैसी है उसकी। The work done to rotate the magnetic loop by 30 degree about an axis perpendicular to its plane। अब रोटेशन उसने क्लियर नहीं किया, शब्दों में मान दिया है भाई, तो इसको देखना होगा। तो सबसे पहले एक ले लेते हैं लूप को, और ये हो गई परपेंडिकुलर एक्सिस उसके सेंटर से पास करती हुई, आर्बिट्री रखी हुई है फील्ड में। अब उसने क्या करा है, रोटेशन जो दिया है, वर्क डन का पहले फॉर्मूला W इज इक्वल टू mb cos थीटा, और अच्छे से लिखना जाएगा तो यहां से लिखेगा mb cos of theta 1 that is initial position minus cos of theta 2 that is final position, ठीक है। अब उसने क्या करा है कि जो रोटेशन दिया है, क्योंकि एंगल तो मुझे उसका ही लेना होगा जो रोटेशन प्रोवाइड किया, रोटेटेड लूप बाय 30 डिग्री अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, उसने तो ऐसे करके घुमा दिया, मींस
फर्स्ट पोजीशन अगर यहां पर कहीं है तो उसने यहीं से थोड़ा सा रोटेट कर दिया उसे 30 डिग्री ऐसे करके, तो लूप तो वैसे का वैसे ही पड़ा है। तो मेरा इनिशियल एम और बी के बीच की जो पोजीशन है, देखिए जैसे मैं मान लेता हूं कि करंट इस तरफ है, तो एम की पोजीशन भी ऊपर होगी और बी की पोजीशन ऊपर होगी, राइट हैंड थंब रूल लगाता हूं, तो ये दोनों तो उसी तरफ अलाइन रहेंगे हमेशा, तो हमारी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई, तो इसलिए हमारा वर्क हो जाएगा 0। तो आंसर नंबर डी, क्योंकि पोजीशन ही शिफ्ट नहीं हुई उसकी, एम और बी की पोजीशन थोड़ी शिफ्ट हुई। चलिए, बड़ा सा सवाल लग रहा है, बहुत सा, सेक्शन बी में है, छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा, बिल्कुल मत करना, बहुत ही फर्जी क्वेश्चन है। देखो, करंट इन स्लाइडिंग रॉड ए बी, रेजिस्टेंस आर फॉर द अरेंजमेंट शोन, ठीक है, ए बी का रेजिस्टेंस जो दे दिया है वो आर दे दिया है, मान लेते हैं इसका जो रेजिस्टेंस है वो है आर। फिर क्या कर दिया है उसने, बाकी के वायर्स में उसने बोला है कि कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बी दे दिया आउट ऑफ द पेपर। पैरेलल वायर्स हैव नो रेजिस्टेंस, बी इज कांस्टेंट, स्विच एस इज क्लोज्ड, इसको लगाओ टपक देने से बंद, तो टी इक्वल टू 0। तो अब पूछा है स्विच एज इज क्लोज द करंट इन स्लाइडिंग अरेंजमेंट, ठीक है, पैरेलल वायर्स हैव दिस आई पूछ लिया उसने, तो अगर अब उसने आई पूछ लिया तो टी इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर बिहेव कर जाएगा शॉर्ट सर्किट की तरह, यहाँ पर फील्ड है बाहर की तरफ, ये जा रहा है उस तरफ, तो पहले तो मैं आई लिख जाता हूँ, तो आई होगा ई बाई आर, तो ई जितना निकलेगा इसकी रोटेशन की वजह से वो होगा बी वी एल अपॉन आर, ये है आई। अब क्या हो रहा है कि यहां से आई का पोजीशन पूछा गया है, देखो ई टू दी पावर में सब जगह तो क्या चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ टाइम कांस्टेंट लिखना है, तो मेरे पास एक आर है, यहाँ पर देखो आर सी है, यहाँ पर भी आर सी है, यहाँ 2 आर सी है, यहाँ आर सी है, तो सबसे पहले एक आर एक सी है, तो टाइम कांस्टेंट विल बी आर सी, तो 3 ऑप्शन तो अभी सही चल रहे हैं, तो ये वाला तो वैसे ही हट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी तो कैसे भी नहीं हो रहा। फिर आर है 2 आर, यहाँ पर रेजिस्टेंस कैसे वेरी कर रहा है करंट के लिए, जबकि आर ही है सिर्फ, और तो कुछ है ही नहीं, तो हमने आई भी निकाला है, तो मेरे को दिख गया आई यहाँ पर है, तो हम निकालने वाले थे आई इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, टाउ से ही ऑप्शन नंबर ए बी वी डी अपॉन आर ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, सिंपल। बाकी ऑप्शन तो एलिमिनेट भी किया जा सकता है आराम से, क्योंकि रेजिस्टेंस कौन बदलवा रहा है, जैसे देखो यहाँ पर 2 आर है, हट गया, ये आरसी टाउ की वजह से हट गया, अब यहाँ से भी आर बाई 2, तो रेजिस्टेंस किसने बदलवाया, रेजिस्टेंस तो बदल नहीं रहा, तो ऑप्शन ए सिंपल। Question number 42, an electron moving with speed u along positive x-axis at y equal to 0, okay मेरे भाई, enters a uniform magnetic field, और b की दे दिया उसने कि यह है नेगेटिव के डायरेक्शन में जा रहा है b, कैसे, अंदर की तरफ into the plane, now which exist right, electron comes, तो यहां से ये आया, ये इस तरफ घुसा u से, अब जैसे ही इसके अंदर आएगा तो इस पे एक फोर्स लगेगी, तो चार्ज जा रहा है ऐसे और फील्ड अंदर की तरफ, तो ऊपर की तरफ फोर्स लगनी है, पर चार्ज है हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो जो फोर्स ऊपर है वो नीचे, तो नीचे की तरफ लगेगी तो मूवमेंट आएगा नेगेटिव में, तो सबसे पहले y लेस देन 0, y लेस देन 0 दो ऑप्शन है, बाकी दो तो एलिमिनेट हो गए, सी और बी तो होगा नहीं। अब एक में बोला है v इज ग्रेटर देन u और v इक्वल टू u, अरे फील्ड वेलोसिटी स्पीड को थोड़ी चेंज कर देगी, स्पीड लिखा है ना, मैग्नेटिक फील्ड अभी अभी क्वेश्चन बना था जिसमें एनर्जी टी का टी रहेगा, तो स्पीड पे तो कोई अंतर नहीं आने वाला, तो ऑप्शन नंबर डी, स्पीड तो नहीं बदलने वाली। चलिए अगला सवाल, बढ़िया सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी, पहले कंडीशन लिख लीजिए, सेम काइनेटिक एनर्जी है, मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रेजेक्टरीज, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, बी भी सेम दिया हुआ है रेडियस का फॉर्मूला, तो आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, एम वी और मोमेंटम, इसको रिप्लेस कर दीजिए काइनेटिक एनर्जी से, 2km अपॉन क्यू बी, अब यहाँ पर k कांस्टेंट दिया हुआ है, b भी दिया रखा है, तो अब जो अंतर आएगा r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m अपॉन q, बस आपको सारे पार्टिकल्स के मास और चार्जेस रख लेने हैं, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का और अल्फा पार्टिकल का, और उनका रेशियो देख लेना है। एक काम ऐसे कीजिए कि जैसे हमने नोट्स में लिखा हुआ है, इस चीज को अगर आप याद भी करते हैं तो यहाँ पर आप टाइम को सेव कर सकते हैं, टाइम सेविंग हो सकता है अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद है तो, उन्हें निकालना भी आसान ही है, सीधा व्यास और चार्ज पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, आंसर कैलकुलेट करके बनेगा आपके पास ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 का एक पैटर्न हम अभी ही कर चुके हैं, बस इसको अब थोड़ा सा चेंज प्रोवाइड किया गया है, डेटा को थोड़ा सा ट्विस्टेड फॉर्म में दिया है, जबकि क्वेश्चन को आप बना चुके हो, ठीक है, देखना कि कौन सा सवाल है। अब उसने बोला है मेटेलिक रॉड ऑफ लेंथ एल, ओके, ये जो हमारी रॉड है वो ये है, यहां से ये है एल, ओके, अब उसको क्या करा है कि ये
इज टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2l। 2l की स्ट्रिंग से टाई किया गया है, यहां से लेते हैं रेफरेंस, 2l की स्ट्रिंग से टाई कर दिया है। और उसके बाद बोला है उसे कांस्टेंट फिक्स्ड एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट किया है, ठीक है। अब बताया और इफ देयर इज अ वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहां पर है कि वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक है, तो ये डॉटेड है, तो ये टेबल को फाड़ के निकल रही होगी। द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ रॉड, अगर हमको इसका निकालना है तो इक्वल टू हमको पहुंचना पड़ेगा हाफ पी ओमेगा एल स्क्वायर वाले पे। पर कंडीशन क्या है कि यहां से कि हमारा रेफरेंस पॉइंट अगर 0 ये है तो हमको यहां से कहां तक जाना है, यहां पर एक एलिमेंट काट लेते हैं x, dx एलिमेंट काट लेते हैं जो x डिस्टेंस की दूरी पे, और फिर देन इसको लिमिट में पुट ऑन कर देते हैं कि हमको पहुंचना है, क्योंकि हमारे पास जो रॉड है मेटेलिक रॉड वो तो सिर्फ L तक ही है, तो हमको जाना होगा यहाँ को 2L से लेकर टोटल कहां तक जाएगा 3L, क्योंकि 2L प्लस L इज 3L, तो 2L से लेकर 3L L लेंथ मिल जाएगी हमको, तो लिमिट वहां आ जाएगी, तो लिमिट विल बी 2L टू 3L b ओमेगा x dx। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो b ओमेगा ऐसे ही रहेगा x स्क्वायर बाई 2L टू 3L, तो b ओमेगा दैट विल बी 9L स्क्वायर बाई 2 माइनस का 4L स्क्वायर बाई 2 5, तो 5 बाई 2 b ओमेगा L स्क्वायर। तो देखिए कंसेप्ट अगेन रिपीट किया, तो दोनों क्वेश्चन को अच्छे से लगा लेना कि दोनों क्वेश्चन में क्या हुआ कि हाफ b ओमेगा L स्क्वायर का जो डेरिवेटिव पार्ट है वहां से सवाल को बना दिया। तो सिंपल भाई एलिमेंट उठाओ x को लो और कर दो एक बार सिंपल पूरे क्वेश्चन में, उस वाले में भी लिमिट को चूज करना था, इस वाले में वहां गए थे L/2 से L तक, तो यहाँ गए 2L से 3L तक, तो ऑप्शन डी। तो कंसेप्ट को अच्छे से एक बार पढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 45, द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विद टाइम t दिया हुआ है, तो ईटी ग्राफ नीचे बनाए हुए हैं, शॉर्ट बार मैग्नेट को मूव करा रहा है सॉलिनॉइड के अंदर से, एक कॉइल के अंदर से मान लीजिए। तो अब क्या है कि जब ये इसके अंदर जाएगी, जो कॉइल है ये बार मैग्नेट है, ये इसके अंदर जाएगी तो चेंज मिलेगा, सेंटर में जाएगा तो कोई चेंज नहीं मिलेगा, तो यहां 0 हो जाने वाला है देन वापस बाहर जाएगा तो वही वाला है कि पास आओगे तो दूर चला जा और दूर जाओगे तो पास आ जा, ठीक है, उस वाले कंसेप्ट को इस पे इस्तेमाल करेंगे। तो जो E होगा वो होगा माइनस का L या फिर माइनस का d∅/dt, सिंपल। तो अपोजिशन भी शो करना होगा और चेंज इन डायरेक्शन, पास और दूर को भी साइन से दिखाना पड़ेगा। तो ऑप्शन ये देखिए, तो यहां पर कहीं पर भी डायरेक्शन का चेंज साइन से तो आ ही नहीं रहा, बस डिक्रीज हो रहा है देन इंक्रीज हो रहा है, पर डायरेक्शन डिपेंडेंट हो रहा है। यहां पर देखिए, यहां पर भी कुछ ऐसा नहीं हुआ और यहां पर भी कुछ ऐसा नहीं, बट ऑप्शन बी में क्या है कि माइनस पहले शो हो गया, अब नाउ दूर जा रहा है तो पास बुलाएगा तो अगेन माइनस साइन आएगा पास बुलाने के लिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पहले इस डायरेक्शन में देन इस डायरेक्शन में, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 46। सेक्शन बी में क्वेश्चन लेंदी जरूर है, लेकिन हर एक क्वेश्चन एक कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर रहा है, आपको पूरे चैप्टर को रिवाइज करने के लिए मजबूर कर रहा है। तो पेपर को एनालाइज अच्छे से कर लेंगे तो इसको भी कवर कर जाओगे। अब स्क्वायर लूप दे रखा है, करंट कैरिंग आई प्लेस्ड नियर को प्लेनर विद लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर XY, ठीक है, उसमें करंट गया है आई, तो लूप के अंदर जो करंट है वो स्मॉल आई है और जो वायर है उसमें करंट कैपिटल आई है, तो यहां पर है कैपिटल आई, इसमें है स्मॉल आई, ठीक है। अब पूछा गया है द नेट फोर्स ऑन द लूप, नेट फोर्स निकालने की बात है, तो नेट फोर्स जो होगा वो हमारे पास होगा F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। आपको साफ साफ दिख रहा है जो फील्ड और करंट एलिमेंट के बीच का एंगल बनने वाला है लेंथ के साथ के में, उसमें तो डिफरेंस तो 90 डिग्री, तो मैक्सिमम केस ही मिलेगा, तो F नेट। अब हमको क्या देखना है कि कहां का, तो देखिए ये वायर फील्ड जो प्रोड्यूस करेगा वो इनटू द प्लेन होगा फॉर दिस लूप। अब इस लूप के ऊपर जो फोर्सेस लगेंगी नेट फोर्स वो निकाल लेंगे हमको तो बी यहां पर आ गया है। अब देखिए ये बी भी वेरी करेगा, फॉर एडी बी अलग होगा तो बी एडी में अलग से लिख लूंगा, एंड फॉर बीसी बी अलग हो तो बी ऑफ बीसी मैं अलग से लिख लूंगा, बिकॉज इस वायर से ये डिस्टेंस वेरी कर रहा है, फॉर्मूले में इनफाइनाइट वायर के साथ फॉर्मूले में जब आएंगे तो डिस्टेंस वेरी करेगा, डिस्टेंस वेरी करेगा तो बी चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए इस वाले में, तो देखिए कि ये वाला जो पॉइंट है वो वाला लेंथ के साथ आई का एंगल बन रहा है 0, तो यहां पर नहीं होगी फोर्स और यहां पर भी नहीं होगी फोर्स, तो सिर्फ इन दो एलिमेंट्स में फोर्स होगी, डेट इज एडी एंड बीसी, इन दो में फोर्स होगी। तो दोनों की फोर्स को लिख लेते हैं और दोनों की फोर्स का एक बार डायरेक्शन भी देख लेते हैं ताकि हमको पता चले कि हम प्लस करेंगे
फील्ड है अंदर की तरफ, करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, तो इससे फोर्स जो होगी वो होगी राइट हैंड साइड इधर। इससे फोर्स क्या है, ये नीचे ये अंदर, तो इससे फोर्स होगी इस तरफ। डन। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स है, तो माइनस साइन लगाना पड़ जाएगा। तो बस अब सिंपल इसका बी लिखते हैं, तो करंट कैपिटल आई उसका यूज करेंगे और बी आई एल पुट कर देते हैं। यहां पर डिस्टेंस कम है तो फील्ड स्ट्रांग होगी, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो एफ ऑफ एडी शुड बी माइनस बाई एफ ऑफ बी सी। बी कितना आएगा, म्यू नॉट, एन तो 1 ही है तो आई अपॉन इनफाइनाइट के लिए तो 2 पाई आर, आर इज एल बाई 2 माइनस म्यू नॉट, यहां पर आ जाएगा कैपिटल आई, है ना, बी आई एल। सोचिए, तो अभी तो सिर्फ बी लिखा है, आई स्मॉल आई इंटू एल माइनस म्यू नॉट n1 है आई अपॉन 2 पाई। नाउ एल कितना होगा, एल प्लस एल बाई 2 इज 3l/2, तो यहां पर आएगा 3l अपॉन 2 और यहां पर स्मॉल आई इंटू एल, तो एल से एल कैंसिल, एल से एल कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, सारा कॉमन ले लेते हैं, तो म्यू नॉट आई स्मॉल आई अपॉन पाई, हियर जो आएगा वो आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 3, तो डेट विल बी 3 माइनस 1 2 अपॉन 3, तो 2/3 ऑफ म्यू नॉट कैपिटल आई स्मॉल आई अपॉन पाई, तो 3 पाई नीचे होना चाहिए, दो ऑप्शन में है, ऊपर ये यहां पर एल नहीं मिल रहा, तो ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, दैट इज नेट फोर्स। बढ़िया सवाल। चलिए, अ लॉन्ग सोलिनॉइड ऑफ डायमीटर दे रखा है, डायमीटर प्रोवाइडेड है, ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा सा दिख रहा है पर डेटा दिया हुआ है तो आसान ही होगा। लॉन्ग सोलिनॉइड ऑफ डायमीटर एंड हैज टर्न्स पर मीटर, तो स्मॉल एन प्रोवाइडेड है यहां पर। एट द सेंटर, अब इस लॉन्ग सोलिनॉइड के, देखिए इस लॉन्ग सोलिनॉइड के सेंटर पर एक और कॉइल को, कलर चेंज करके दिखाया जाए आपको तो ज्यादा सही से दिखेगा, एक और कॉइल को प्लेस्ड किया गया है। अब इसके अंदर जो डेटा है उसको समझ लेते हैं कि इसकी जो डायमीटर है वो 0.1 मीटर दिया हुआ है और स्मॉल एन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 × 10⁴। अंदर वाली जो कॉइल है उसका रेडियस जो है वो दिया हुआ है 0.01 मीटर, ठीक है। प्लेस्ड विद एक्सिस द करंट इन द सोलिनॉइड रिड्यूसेस एट अ कांस्टेंट रेट, तो हमको di/dt ये भी दिया हुआ है 4 0 से ले रहा है 4 और टाइम दिया है 0.05। इफ द रेजिस्टेंस इन द कॉइल, R दिया हुआ है कॉइल का, इस कॉइल का रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 10π2, क्या दिया हुआ है 10π2 ओमेगा, तो एक तरीके से 20, अच्छा यहां पर बेटा ये 2 इसके साथ नहीं होगा, पाई स्क्वायर होगा, ठीक है, पाई स्क्वायर में आएगा, तो 10π² ओम दिया हुआ है, नॉना 20 पाई नहीं बोल देता। द टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल ड्यूरिंग द टाइम इज, क्यों निकालना है, ठीक है भाई, क्यों निकालने पे बात की जा सकती है कि हमको क्यों निकालना है, तो किस तरीके से कैलकुलेशन होगी उसको देखना होगा। तो हमारे पास क्या है कि E से स्टार्ट करते हैं, इक्वल टू माइनस का n d∅ अपॉन dt, नंबर ऑफ टर्न्स से कैलकुलेट, E को जो लिख सकता हूं I अपॉन R, है ना, E को लिख सकता है I अपॉन R इक्वल टू माइनस का n d∅ अपॉन dt, ठीक है। R को मैं ऊपर लेके चला जाता हूं, I को मैं रिप्लेस करके लिख देता हूं dq अपॉन dt, R को उधर ले जाता हूं माइनस का n d∅ अपॉन dt इंटू R, dt से dt कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है, और वैल्यू पुट करते हैं। अब फाई आएगा तो बी ए आ जाएगा उसके साथ, सोलेनॉइड चल रहा है तो म्यू नॉट n i a विल बी पाई r स्क्वायर, ठीक है, अपॉन देखिए यहां पर जो E का रिप्लेसमेंट है ना वो सीधा IR से तो नहीं हो सकता ना, इक्वल टू IR होता है, I/R तो नहीं होता, तो मेरे को इस इक्वेशन को ना पहले ही R से डिवाइड कर देनी होगी दोनों तरफ। अब मैं E/R को लिख सकता हूँ I, तो यहाँ R डिवाइड में नहीं होगा, डिवाइड इक्वेशन करना होगा R का, तब बनेगा I, सही बात है, और फिर देन I को dq अपॉन dt रखना होगा, क्योंकि इक्वल टू I/R थोड़ी होगा भाई, इक्वल टू IR होगा, ठीक। वैसे भी रिप्लेस कर सकते थे, इक्वल टू IR रख के देन अगेन R नीचे आ जाता तो भी बात बन जाती, तो ये R जो है यहाँ इनटू में नहीं आएगा, R आएगा डिवाइड में, R आ जाएगा यहाँ पर,
अब देखो उसने सब कुछ आपको दे रखा है, क्वेश्चन में आपको उसने म्यू नॉट भी दिया हुआ है, क्वेश्चन में उसने आपको एन भी दिया हुआ है, आई भी दिया हुआ है, आपको पाई भी दिया हुआ है और आपको मेरे भाई आर भी दिया हुआ है। अब इन सारी वैल्यूज को आपको यहाँ पर पुट ऑन कर देना होगा, ठीक है। पाई के साथ ही चले हैं तो अब सारी चीजों को रखना होगा, तो डेट विल बी 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू एन की वैल्यू जो हो जाएगी वो 2 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू आई की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपके लिए रह जाएगी यहां से 4 एम्पियर। 4 पाई की वैल्यू रख दिया जाएगा और आर स्क्वायर तो 0.1 का स्क्वायर रख दिया जाएगा डिवाइडेड बाई यहां से 10 पाई स्क्वायर। तो देखो पाई 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 स्क्वायर पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो जाएगा और उसके बाद जब कैलकुलेशन स्टार्ट होगी तो सारी चीजों को आपको कैंसिल करना है। तो 10 10 नीचे से कैंसिल हो जाएंगे, 4 4 दिख गया है 8 और 8 दूनी दिख गया है आपको 16। एक और 2 का फैक्टर बनने वाला है वहां पर, यस 2 का फैक्टर 16 दूनी 32। इस तरीके से क्वेश्चन को आगे बढ़ाया जाएगा, टोटल कैलकुलेशन बैठाएंगे तो आपको आंसर मिलेगा। बस एक बार यहाँ पर हमको चीज देखना होगा, अगर पाई स्क्वायर है तो कैंसिलेशन है और सिर्फ पाई है तो एक पाई बचेगा हमारे पास, ठीक है। तो आंसर विल बी 32 क्योंकि वहां पर बन रहा है तो 32 तो बनेगा। बस एक बार करेक्शन में हमको ये चेक करना होगा कि अगर यहाँ स्क्वायर है तो पाई नहीं आएगा और बचा हुआ है तो पाई का टर्म्स रहेगा, तो बी या डी में से आंसर बनने की कोशिश करेंगे, चेक कर लेंगे, ठीक है। तो 32 तो बनना ही बनना होगा, बस 10 पाई 2 नहीं होना चाहिए, अगर 2 है तो पाई का फंक्शन बच जाएगा, ठीक। चलिए अगला सवाल क्या बोलता है उसको देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर इधर बी और डी। ऑप्शन नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर 48 इन अ सोलेनॉइड ऑफ अ रॉड रिलेटिव परमेबिलिटी दे रखा है म्यू आर। तो सही है। देखो रिलेटिव के साथ अपन को कभी डरना नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने जब भी कोई भी फॉर्मूला को पढ़ा है स्टडी किया तो हमको तो पता है कि म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर। हमने तो किसी भी फॉर्मूले को म्यू नॉट से रटा ही नहीं है तो उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं है, तो म्यू नॉट म्यू आर का फंक्शन तो बनेगा। अब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज कैपिटल, एरिया ऑफ सोलेनॉइड इज ए, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज एल। व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड? अरे सिंपल सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला लगा देते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे तो L इज इक्वल टू जो हमारे पास बनेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई क्या हो जाएगा बी डॉट ए, सोलेनॉइड की वजह से। अब देखो सिंपल ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए चलोगे तो काम बन जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर ऊपर ही आना होगा, तो ये तो ऑप्शन गया, ये भी ऑप्शन गया, इधर पे आ रहा है, इधर पे ए ऊपर है इधर पे ए नीचे है तो ये ऑप्शन भी गया, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए बाई एल। ऑप्शन एलिमेंट से करेंगे क्वेश्चन तो बहुत जल्दी हो जा रहा है, सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग फिगर द फाइनल करंट। फाइनल करंट ये वर्ड्स आपको टाइम का वैल्यू बताएंगे। फाइनल करंट बोल रहा है तो टी इक्वल टू इन्फिनिटी ही जाना पड़ेगा। अभी के को क्या करा है उसने, क्लोज कर दिया। देखो बस अगर यही कंडीशन क्लियर हो गई, पूरे नीट के स्टैंडर्ड जेई मेंस तक के स्टैंडर्ड में क्या है कि सिर्फ कंडीशन क्लियर करनी कि टी इक्वल टू 0 है कि टी इक्वल टू इन्फिनिट है। इंडक्टर और कैपेसिटर के बिहेव को जज करो और आंसर दे दो। टी इक्वल टू इन्फिनिट तो इंडक्टर कैसे बिहेव करने वाला है, तो इंडक्टर हो जाएगा आपका शॉर्ट। टी इक्वल टू इन्फिनिट प्लग किया गया, 10 ओम दे रखा है, तो आपके पास जो है इंडक्टर आपका जैसे ही हो जा रहा है शॉर्ट, हाँ टी इक्वल टू इन्फिनिट पे शॉर्ट हो जाएगा। अब पूछा है उसने द करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस, तो करंट इन 10 ओम जब ये शॉर्ट हो गया तो इसके अंदर करंट कितना जाएगा, कुछ नहीं, तो आंसर विल बी 0। टी इक्वल टू इन्फिनिट पे शॉर्ट हो जाएगा इंडक्टर और कैपेसिटर ओपन हो जाएगा। हाँ क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है, फ्लेक्सिबल वायर बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। सर्कल को फॉर्म कर दिया है और उसके रेडियस का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आर का वेरिएशन दिया है। मतलब आर क्या है, पहले ए टू बी गया, फिर बी से एक कांस्टेंट रेट से बढ़ा और फिर वापस से कांस्टेंट हो गया। तो देखिए चेंज जो है, जैसे ईएमआई पूरा चैप्टर चेंज पे ही निर्भर कर रहा है, तो चेंज तो बी और सी के बीच में ही मिल रहा है मेरे को, और कहीं पर भी चेंज नहीं मिल रहा मेरे को। तो जहां चेंज मिलेगा वहां होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो नीचे का ग्राफ ई और टी का ग्राफ दिया हुआ है, तो चेंज की जगह पर इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा। तो ऑप्शन ए में देखो, ऑप्शन ए में तो चेंज दे रखा है यहां से यहां तक भी, तो यहां पर भी इंड्यूस्ड ईएमएफ बन रहा है, जबकि यहां पर क्या है चेंज है 0, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या होगा 0, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। ना ऑप्शन बी में क्या दे रखा है सॉरी ऑप्शन ए यहां पर आ गया है, ऑप्शन ए हो गया है। नाउ ऑप्शन ये ग्राफ यहां रिपीट हुआ है, यहां पर ऑप्शन ए वापस आया, तो हमको मिलेंगे ऑप्शन आगे, हेयर करेक्ट।
नाउ दिस विल बी योर ऑप्शन बी। यहाँ पर देखिए B2C वाले कर्व में यहाँ चेंज दिखाया गया है, पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो सीधा का सीधा इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे R बढ़ रहा है तो एरिया में चेंज बढ़ेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में अभी भी वैलिडिटी है। सी में भी क्या हो रहा है कि जो रेशियो है वो एक पैराबोलिक फॉर्म में बढ़ रहा है, ठीक है। डी में क्या है कि यहाँ जहां बढ़ना चाहिए, जहां इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वहीं दे नहीं रखा, तो डी भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब बस आपको फॉर्मूला लिखना है ई का। तो ई का लिखेंगे आप तो आर के साथ, तो कॉइल है, कॉइल का होगा आपके पास म्यू नॉट आई अपॉन 2r, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन बनेगा, तो कहीं पर भी पावर 2 नहीं होगी, पावर 2 नहीं होगी तो नॉन लीनियर फंक्शन तो आएगा नहीं, तो लीनियर फंक्शन आएगा, तो ऑप्शन बी इज ए करेक्ट ऑप्शन। तो यहां पर समाप्त होता है पेपर का डिस्कशन। समय भी काफी हो गया है, ठीक है, रात्रि का इतना ही समय इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए, तो यहां पर हमने इलेक्ट्रोस्टैट से लेकर टेस्ट के अंदर में हमने मैग्नेटिक भी ओवर हो गया ईएमआई पे। अभी 12th क्लास के फर्स्ट बुक में अल्टरनेटिंग करंट ईएम वेव्स बचा है, और देन ऑप्टिक्स स्टार्ट हो जाएगा। तो इस दोनों पेपर को अच्छे से एनालाइज करो, सेक्शन पे पकड़ बनाओ, और क्योंकि समय हो गया है रात्रि के 1:30, अब हमारे जाने का समय आ गया है। पेपर को अच्छे से डिस्कस कीजिए, अपना ख्याल रखिए, ज्यादा पानी पीजिए, और परीक्षा क्योंकि समीप आ चुकी है, एग्जाम इज वेरी क्लोज। तो अगेन नमस्ते बच्चों, टाटा बाय बाय।